अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 17 प्रांतों पर अब कब्जा कर लिया है। एक एक करके तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 17 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि तालिबान काबुल से अब 50 किलोमीटर की ही दूरी पर रह गया है और ऐसे ही हालात रहे तो बहुत जल्द तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। लश्करगाह, लोगर, औरुआजान, बडगिस और घोर ऐसे इलाके जहां तक लगातार अब तालिबान की पहुंच होती चली जा रही है और अब महज 50 किलोमीटर की दूरी काबुल से इस तालिबान की है और तालिबान का यह खूनी पंजा लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। कई वो इलाके जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इन जगहों तक तालिबान की पहुंच हो चुकी है, इन इलाकों पर उसका कब्जा। किस तरह के लेकिन हालात बने हुए हैं और भारत से किस तरह से इसे देखा जा रहा है। दिल्ली में मौजूद हमारे सहयोगी नीतीश कुमार इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, नीरज कुमार भी और जावेद मंसूरी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो नीतीश, ये कि अब जबकि तालिबान पूरी तरीके से कब्जा करने के अपने अंतिम चरण पर है अफगानिस्तान में, किस तरह से भारत से इसे देखा जा रहा है, खासतौर पर यहां की राजधानी दिल्ली से? देखिए प्रशांत, ये भारत के लिए भी तालिबान का वहाँ पर सत्ता में आना ये भारत के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। भारत की तरफ से सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है किए जा रहे हैं और भारत की कोशिशों का नतीजा ये है कि 10 और 11 तारीख 12 तारीख को जो भी मीटिंग्स का दौर चला दोहा में, वहाँ पर इंटरनेशनल वॉइसेस, चाहे वो नाटो एलाइज हो, चाइना हो, यहाँ तक कि चाइना, इसके अलावा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब ने ये कहा कि अगर अफगानिस्तान में वायलेंट टेक ओवर तालिबान करता है तो वो उसको कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनल वॉइसेस जो कंसर्न्स हैं लोगों के, वो तालिबान के खिलाफ है। वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में और गलत तरीके से तालिबान को कभी मान्यता इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देगा अगर तालिबान इस तरह से वायलेंट टेक ओवर करता है। जो दोहा में जो पीस प्रोसेस पहले हो चुका, कई दौर की बातचीत हुई थी, उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई थी जिसका पालन तालिबान ने नहीं किया और इन सब के पीछे ब्रेन चाइल्ड आईएसआई का है, पाकिस्तान का है। अब भारत में जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि 50 किलोमीटर महज रह गया है काबुल से। हालांकि मैं प्रशांत आपको बता दूं, कल आपने बयान सुना होगा जो अमरुल्लाह सालेह हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, उनके स्पोक्स पर्सन रिजवान मुराद ने कहा था कि हम लास्ट ब्लड तक फाइट करेंगे, उतना आसान नहीं होगा तालिबान के लिए। तो और प्रॉक्सी वार किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो ऐसा लगता है पूरा अफगानिस्तान अब नीतीश ये साफ कर चुका है कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी, सरेंडर नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते खौफ के बाद अब अमेरिका भी चिंतित है। अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वो संवेदनशील दस्तावेजों को तुरंत नष्ट कर दें। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले ऐसे दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जाए ताकि तालिबान उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। यह सबसे अहम बात भी है। नीरज, अगर अमेरिका ये निर्देश दे रहा है अपने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, तो क्या उसको भी अब ये पूरी तरह से आशंका सता रही है कि किसी भी वक्त काबुल में तालिबानी कब्जा हो सकता है और इसीलिए संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट करने के आदेश दिए गए होंगे? देखिए, बिल्कुल दिन और हफ्ते की बात है कि कभी भी तालिबान के लोग काबुल पे कब्जा कर सकते हैं। देखिए, तालिबान की विस्तार की कहानी अगर देखें, 6 अगस्त को निमरोज जो प्रांत है, निमरोज एक प्रांत है अफगानिस्तान में, उस राज्य की राजधानी पे, पहली ऐसी राजधानी थी अफगानिस्तान के किसी राज्य के प्रशांत जहां तालिबान ने कब्जा किया था। 6 अगस्त और आज की तारीख 14 अगस्त, महज 8-9 दिनों के अंदर तालिबान ने इतना विस्तार कर लिया कि दर्जन भर से अधिक राज्यों की राजधानियों पे कब्जा किया है, दर्जन भर से अधिक बड़े शहरों पे कब्जा किया और स्थिति यह है कि सिर्फ अफगानिस्तान सरकार के नियंत्रण में 3 शहर रह गए, काबुल, जलालाबाद, मजार शरीफ। ये ऐसे 3 शहर है जो सिर्फ अफगानिस्तान सरकार के कब्जे में आज की तारीख में है, जलालाबाद, मजार शरीफ और काबुल। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैच है। पिछले 4 महीने से ये पूरी लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने जब तय किया कि वो अपने तमाम जो फौज है वहां उनको वापस बुलाएगा, उसी के बाद तालिबान के तमाम जो
वॉर लॉर्ड्स थे, जो लड़ाके थे, वो सक्रिय हो गए थे। और 4 महीने की लड़ाई के अंदर स्थिति यह है कि अब काबुल पे कभी भी कब्जा किया जा सकता है। तो 1996 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई कि काबुल यानी अफगान पर पूरा कब्जा हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि कोई भी सरकार है, कोई भी, क्योंकि दोहा में जो शांति वार्ता हुई उसमें तमाम देशों ने यह तय किया है कि किसी भी ऐसी सरकार को वो मान्यता नहीं देंगे। अफगानिस्तान देश को तो मान्यता है, लेकिन ऐसी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी जो हिंसा के बल पे सत्ता में। ये बात पूरी दुनिया के देश अब कह चुके हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार को हटाकर अगर कोई बंदूक के दम पर अपनी सत्ता स्थापित करता है तो उसे मान्यता दुनिया भर में नहीं मिलेगी। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते कब्जे के बाद दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशों में भी जुट गए। अफगानिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपनी फौज के 3000 जवानों को अफगानिस्तान में भेजा है, जो कि काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। और इसी तरह से ब्रिटेन भी अपने नागरिकों के लिए फिक्रमंद है और वापसी के लिए 600 जवानों को अफगानिस्तान भेजा गया है। अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया है कि वो अपने दूतावास के कर्मचारियों को भी अब अफगानिस्तान में रहने नहीं देगा। वहीं दोहा में हुई कई देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सेना की ताकत से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन भी जाती है तो भी उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं होगी। बैठक में शामिल हुए सभी देशों ने अब अफगानिस्तान में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता भी जाहिर की। तालिबान ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। जावेद, आप उस इलाके में हैं जहां पर कई ऐसे अफगानिस्तान से आए शरणार्थी भी रहते हैं। किस तरह से दिल्ली से बैठकर इसे देखा जा रहा है? ऐसे लोगों से अगर आपकी बातचीत हो रही है इन हालात पर, उनकी क्या राय? देखिए, मेरी मौजूदगी अभी निजामुद्दीन के पास भोगल इलाका है, जहां सैकड़ों की संख्या में अफगानी शरणार्थी रहते हैं। वो अफगानी नागरिक हैं, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में जिस तरह की उथल पुथल चल रही है उस पर उनकी राय ज़रूर है। हमने अभी कई दुकानों में देखा कि अफगानिस्तान के टीवी चैनल्स वहाँ पर चल रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। हसीबुल्ला है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहले इनसे जानते हैं, अब तालिबान काबुल से थोड़ी बहुत दूर रह गया है, कभी भी कब्ज़ा काबुल पर हो सकता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तालिबान जो है अभी तकरीबन 19 उसने 19 प्रोविंस को पकड़ लिया है। अभी तो काबुल से थोड़ा दूर है और काबुल को भी अभी पहुंच जाता है। लेकिन अभी क्या लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान के लिए सही है, गलत है, क्या है? तालिबान तो गलत है, इसलिए कि बच्चों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे, जवानों पे बहुत जुल्म करता है ना, उसको मार देता है, अगवा कर देता है उन लोगों को। और जब जवान लड़की है उसको वो ज़बरदस्ती ले जाता है, उसको अपने निकाह करता है, बोलता है कि हम इसको ले जाते हैं अपने साथ। और जो है उसका सबका नाम ले दे दो, सब जगह पेपर फेंक दिया उन लोगों ने कि आप अफगानिस्तान में कहाँ के रहने वाले हो? क्या आपने ऐसी कोई कहानी कि आप गवाह हैं, कुछ बता सकते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस जब तालिबान का शासन उस टाइम रहा था? क्या सुना? मैं खुद निंगरहार प्रोविंस हूँ और वहाँ जो है शेरजाद जो खुगैनी जो है ना, वो बहुत सब तालिब है उधर। वहाँ के तो उधर बहुत ज्यादा है, उधर तालिब है, बहुत ज्यादा समस्या। मजीद है, एक इनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। मजीद 2015 से यहाँ रह रहे हैं। मजीद साहब, आप बता रहे थे, क्या कहेंगे वहाँ पर अब तालिबान कब्जा लगभग करने वाला है? तो अल्लाह करे कि वो पूरा देश पे कब्जा ना करे। अगर उन्होंने पूरा देश पे कब्जा कर दे तो बहुत बुरा होगा, सबके लिए बुरा होगा। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मतलब जो इंसान है अफगानिस्तान में उन सब के लिए बुरा होगा। क्योंकि तालिबान के भी वो अच्छा नहीं चाहता लोगों का, बस मारपीट। तो यहाँ आप लोगों में चिंता है? तो यहाँ चिंता तो सबको होता है, चिंता तो अभी पूरा दुनिया को चिंता है ना अफगानिस्तान का, और खासतन हमको। देखिए, ये तमाम जो अफगानी शरणार्थी है कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें चिंता है जिस तरह से तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है। जी, और ये बात अब पूरी दुनिया भर की ओर से भी कही जा रही है कि इस तरह से हथियार के दम पर कब्जा करना ठीक नहीं, ऐसी सरकार को मान्यता भी नहीं दी जाएगी। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि तालिबान की ओर से राजनयिकों और दूतावासों को कोई खतरा नहीं है। सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान किसी दूतावास को निशाना नहीं बनाएगा।
assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements not once but many times. So it is our commitment. नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीतीश, अगर अब ये तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह की उनकी छवि है वैसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा जो इनोसेंट है, और खासतौर पर ऐसे राजनयिकों को जो विदेशों से यहां पर आए हुए हैं जिन्हें अब वापस भी बुलाया जा रहा है दुनिया देशों की ओर से, आखिर किस तरह का बयान ये माना जाए तालिबान की ओर से? क्या वाकई ये हकीकत है और वो जमीनी स्तर पर भी ऐसा ही करने वाला है? देखिए, ये तालिबान जो बोलता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको इस तरह से देखा जा सकता है प्रशांत कि तालिबान ये चाहता है जब काबुल में फाइनली वो काबिज हो जाए, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाए, उसके बाद से इंटरनेशनल ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। इस वजह से उसकी तैयारी जो उसने अभी से शुरू कर दी है, और वो ये बयान देकर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो वॉइसेस आ रहे हैं तालिबान के वायलेंट टेक ओवर को लेकर, तालिबान जो हिंसा कर रहा है वहाँ पर, उसको इन्फ्लुएंस करे। इस वजह से उसने ये बयान इशू किया है कि जो भी एम्बेसीज हैं वहाँ पर, जो भी कि जिस देश के भी राजनयिक वहाँ पर रह रहे हैं, उनको कोई हार्म नहीं किया जाएगा। पब्लिक ओपिनियन को बेसिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए एक स्ट्रैटेजी के तहत तालिबान की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। हालांकि तालिबान की बात पर किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो मोहम्मद आमीन है, जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ तालिबान का, इसने पहले भी पीस प्रोसेस में भी हिस्सा लिया था। वहाँ भी ये कतर में बेसिकली रहता है, फिलहाल अफगानिस्तान में आया हुआ है, और इसने पहले भी जो बयान दिए हैं उसके कोई मायने नहीं निकले, उसके अपोजिट ही हुआ है। तो जाहिर तौर से एक स्ट्रैटेजी के तौर पर तालिबान का देखा जा सकता है ये बयान। ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है। अगर कब्जा हो जाता है काबुल पर तालिबान का, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए, उसी तरह से इसको देखा जाना चाहिए। यानी ये जो बयान आ रहा है ये बहुत भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को अब अफगानिस्तान भेज दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट पर भेजा है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक 3000 अमेरिकी सैनिक काबुल पहुंच चुके हैं ताकि तमाम अमेरिकों को वहां से सुरक्षित लाया जा सके। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, अब अमेरिका चिंतित है अपने नागरिकों को लेकर, और क्या इसीलिए 3000 सैनिक उसने भेज दिए? किस तरह की कार्रवाई इसे देखा जाए? देखिए, अमेरिका के बहुत सारे नागरिक, चाहे दूतावास की बात करें या दूसरे नागरिक वहां मौजूद है। फौज तो लौट गई है, लेकिन बाकी दूतावास की में जो लोग काम करते हैं या फिर और लोग जो अमेरिकी नागरिक वहां मौजूद हैं काबुल में, तो उसके लिए इन लोगों ने 3000 सैनिकों को भेजा है। इसके अलावा आसपास के देशों में जो अमेरिकी सैनिक तैनात है, अफगानिस्तान के अगल बगल के जो पड़ोसी देश है वहां जो तैनात है, वहां भी अमेरिका की तैयारी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी सैनिक भेजेंगे। ब्रिटेन ने भी ऐसा किया प्रशांत। लेकिन एक और खास बात, डेनमार्क और नॉर्वे दोनों ने अपने दूतावास काबुल में बंद कर दिए हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम यहाँ दूतावास को फिलहाल बंद करते हैं। उन लोगों ने अपने सभी स्टाफ को बुला लिया है अपने देश में। लेकिन बाकी देशों की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, भारत की बात करें, या तमाम जो दूसरे देश है, उसमें से किसी ने भी बंद करने का फैसला भले ही ना किया हो, लेकिन अपने नागरिकों को वापस बुलाने का फैसला किया कि वो अपने तमाम नागरिकों को वापस बुलाएंगे। रही बात तालिबान की कि क्या तालिबान आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, राजनयिकों के खिलाफ, या जो लोग काम करते हैं एम्बेसी में या दूतावास में, तो इस बात की संभावना बिल्कुल है कि तालिबान राजनयिकों के खिलाफ, जो लोग दूतावास में काम करते हैं या उच्चायोग में काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उनको प्रताड़ित नहीं करेगा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। और तालिबान को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर आपने उनको छेड़ा तो आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन जो है वो आपके खिलाफ होगा। लेकिन तालिबान का 5 साल का कार्यकाल हम लोग जानते हैं, 1996 से 2001 के बीच जब उनका कब्जा पूरे अफगानिस्तान पे था, तब क्या स्थिति थी, लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करते थे। विदेशी नागरिकों को प्रताड़ित नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमने हाल में देखा कि कैसे एक भारतीय पत्रकार को
कि उन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी थी। यही डर दुनिया के दूसरे और देशों को भी है, इसीलिए अपने तमाम नागरिकों की वापसी के लिए अब वो इस इंतजामात में लगे हुए हैं। लेकिन यहां ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना याकूब बुलंदशहरी ने तालिबान के 17 प्रांतों पर कब्जे को अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला बताया है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता अदनान सिद्दीकी ने तालिबान के तरीके को गलत बताया है। अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। उनके मुल्क की सरजमीन पर, अपने घरों पर और अपने मुल्क पर उनका इख्तियार है। अब उनकी ताकत बढ़ रही है तो अफ़गान हुकूमत ने भी उन्हें दावत दी है कि हुकूमत में आके शरीक हो जाइए, मिलजुल कर अफ़गानिस्तान का निज़ाम चलाएंगे। और बहरहाल उनका अपना मुल्क है, वो अपनी मुल्क के अपने हुकूक हासिल करने के लिए उन्हें हर तरह की कानूनी जद्दोजहद करने का हक़ हासिल है। अगर कोई भी संगठन दुनिया में, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो सीमी हो, चाहे वो फलाह हो, चाहे वो फलाह हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी तालीम गलत और जहरीली और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो उसको हम कंडम करते हैं और वो खतरनाक है, उसको बिल्कुल बैंड होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर देवबंद के तालिबान के समर्थन में उतरने पर विश्व हिंदू परिषद ने निशाना साधा है। भारत के कुछ इस्लामिक संगठन, उनके आंचल में तालिबान के लिए अचानक दूध बुलाया है। वो कह रहे हैं उससे तालिबान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। इससे उनकी मानसिकता, उनकी जिहादी सोच, उनकी आतंकी जो कर्म है, वो अंदर की मनोवृत्ति है, वो उजागर हो रही है। अब इस तरह से विवाद यहां भी शुरू हो गया है इस मुद्दे पर, क्योंकि कुछ तालिबान के समर्थन में भी हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी उस इलाके में मौजूद हैं दिल्ली में, जहां बड़ी तादाद में ऐसे रिफ्यूजी रहते हैं जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। जावेद, अगर आपकी उन लोगों से बातचीत हो रही है, क्या इसकी वो वजह मान रहे हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन वो देख रहे हैं अगर हिंदुस्तान में शरण लेकर बैठे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अफगानी शरणार्थी हैं जिनकी अपनी कहानियाँ हैं। हमारे साथ लगातार कुछ लोग मौजूद हैं। हसीबुल्ला है जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन अभी एक कहानी बता रहे थे। आपको बता दूं, इनका परिवार अभी भी वहाँ रहता है और ये बता रहे हैं कि 4 महीने से आपका संपर्क नहीं हो पाया। हसीबुल्ला, क्या आपका परिवार से बात हो पाई है? क्या वहाँ पर खबरें मिल रही हैं अफगानिस्तान में जो सब चल रहा है? मैं तकरीबन अभी तो सच बात 4 महीने से मैं अभी माँ बाप से बात नहीं किया। जब मामा को कॉल करता हूँ, मामा को बोलता हूँ कि मेरे माँ बाप कैसे, बोलते ठीक है। पता नहीं कि कैसे वो लोग, मेरे भाई है, सिस्टर है, माँ बाप है, सबसे मैंने अभी तक बात नहीं किया। जो उधर बम ब्लास्ट करते हैं सब जगह पे, पता नहीं को कहाँ है, जिंदा है। बताइए कि अब जिस तरह से तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है, तालिबान से पहले वाली और तालिबान के बाद वाली जिंदगी में क्या फ़र्क होगा वहाँ पर? जब तालिबान था तो उस टाइम पे हम लोगों का जीना हराम था। अभी जब गवर्नमेंट आ गया, आर्मी बना, अफगानिस्तान थोड़ा आगे चला गया, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छा था। लेकिन अभी फिर तालिबान आ गया। तालिबान से हम नफरत करते हैं। तालिबान कहाँ से है पता नहीं, कहाँ से है वो लोग। तो फिर से एक डर सता रहा है कि वहाँ पर फिर से बुरा माहौल आ जाएगा। हाँ, सबको इसलिए कि वो लोग इंसानियत जानती नहीं है। वो बच्चों को मार देता है, उसका बीजा निकाल देता है, सबको मार देता है। उसको क्या, वो इंसान नहीं है। देखिए, ये जानवर से बता बोल रहे हैं कि बहुत बुरा वक्त इन्होंने फेस किया है और इनके जो माता पिता हैं 4 महीने से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो ऐसे हजारों सैकड़ों लोग यहाँ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल जावेद, और ये अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरह से तालिबान की क्रूरता से ये परेशान रहे और हिंदुस्तान में अब इन्होंने शरण ली। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान अपने क्रूर पंजे अब जमाना चाहता है और उसके आतंकी अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं। डर और दहशत के बीच ये भयावह मंजर उन लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बना हुआ है जो लोग अफगानिस्तान के ऐसे मुश्किल हालात में भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस खूनी जंग ने न सिर्फ कई परिवारों को बेघर कर दिया, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। जरंज से लेकर हेरात तक, शेवरगान से लेकर गजनी और कंधार तक, अफगानिस्तान से आई ये 12 तस्वीरें उस जुल्म सितम की कहानी को बयां करती हैं जो एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है।
नाटो और अमेरिका के सैनिकों की वापसी से बेरहम तालिबान के कदम दिन ब दिन अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस बेहद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिक हैं। तालिबान के हिंसक इरादों के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों का जीवन बसर करने को मजबूर हैं। भयावह हिंसा के इस दौर में जहां इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है, वहीं पल पल इनकी जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। ये नहीं जानते कि अगली सुबह ये जिंदा रहेंगे या नहीं। दर दर भटकने के लिए मजबूर ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे खूनी खेल के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। ما را همه جای در داد دیگه کردیم ما یک سر خود گرفته برآمدیم اینم یک توگریکا که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه که بخلال کاروبار هم بیستاره اگه مسلمان اون رو هم به کاردش حال وسره نمیکنه از شهر بیای بخره چون که راه ناامنه شهر ناامنه خود من نماینده این مارکت سروریم یعنی باور بکنید خود شما می‌بینید این دیکونا روز تاشون بیای در هم سویدانه खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता की तमाम हदों को पार करता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं वे वहां की महिलाओं के साथ अपने लड़ाकों की शादी का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान वहां की महिलाएं हो रही हैं। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से इलाज कराने भारत आए जुनमई पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जुनमई की मां इस वक्त काबुल में ही रह रही हैं, लिहाजा जैसे जैसे तालिबान के कहर की कहानियां सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्तेदारों से बात करता है। वो हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोली से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल जाता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखो उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुनमई भले ही इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन रोजाना काबुल में रहने वाली अपनी मां से बात करते हैं। जुनमई ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका आईडी कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में मचे इस कत्लो-गारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी निंदा की है। Casualties are continuing to mount, and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan, since the 9th of July, in 4 cities alone, and these are Lashkargah, Kandahar, Herat, and Kunduz, at least 183 civilians have been killed, and 1,181 have been injured, including children. जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पांव पसारते जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। वाराणसी में वरुणा नदी में आई बाढ़ ने भी भारी तबाही मचा रखी है। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और इसकी वजह से लोग मकानों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। पानी भरने की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ इलाकों में तो कई फीट तक पानी भरने की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बचाव दल की टीमें भी लगातार लोगों की मदद में जुटी हुई है। बीमार लोगों को नाव की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है तो जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। अजीत सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। बाढ़ के क्या ताजा हालात उत्तर प्रदेश में और बनारस के आसपास। अजीत, क्या आप देख पा रहे हैं? राहत का काम किस तरह से चल रहा है? देखिए प्रशांत, पहले तो आपको जल का बरुड़ा का रौद्र रूप आपको दिखा दें। आप ये इलाका देखिए जहां हम नाव पर बैठे, 15 फुट पानी यहां पर है और लगभग 1 मंजिल से ज्यादा डूबा हुआ। अगर आप दरवाजा देखें ये पूरा डूबा हुआ है। लोग घरों से पलायन यहाँ कर गए हैं हर घर पे, लेकिन 1 से 2 लोग रुके हुए हैं सिर्फ ये के लिए कि उनका सामान कहीं चोरी ना हो जाए। अगर हमारे आप पीछे का दृश्य देखें तो
सब कुछ पूरा जल के आगोश में समा गया है, सब कुछ डूब गया है अगर आप देखें पीछे तो। और जहां हम मौजूद हैं यहाँ एक मकान है, उस मकान के पास है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अगर कैमरा पर्सन शोभित से कहेंगे कि दिखाएं कि इनसे कैसे बात करनी, अगर किसी से बात करनी है प्रशांत तो कैसे बात करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये पूरा एक मंजिल डूबा हुआ है और दूसरी मंजिल ये है और ये यहाँ मौजूद है। बताइए कैसे काम चल रहा है आपका? बस नाव का सहारा है, बस नाव का सहारा है, उसी के साथ जाना पड़ रहा है। तो कैसे सब्जी दूध बस मार्केट से जाना रहता है, लेकर आना पड़ता है हम लोगों को। तो देखिए प्रशांत, लोग काफी यहाँ पर परेशान हैं और इनको जो काफी दिक्कत के सामना करना पड़ा। और ये कैसे, देखिए हमको इनके पास पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। तो अगर आप इधर आ सकते हैं तो इधर आके भी बोल सकते हैं। तो काफी यहाँ कठिनाई का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और अगर जो घर है, अगर आसपास आप देखें, देखिए इनके सामने बहुत सारी मजबूरियां हैं। ये कैसे यहाँ पर रहेंगे? इनको दूध है, सब्जी है, पानी है, दवा है। सुबह हमने देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो बाकायदा रेस्क्यू कर रही थी। और ये एक घर दिख रहा है यहाँ, हम इसके पास चाहेंगे जो बोट चला रहे हैं साहनी, उनसे कहेंगे कि अगर वो इधर ले चलें तो इधर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि पूरा का पूरा जो इलाका है, नक्की घाट इसे बोलते हैं प्रशांत, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो ये इनसे हम बात करने की कोशिश दोबारा करते हैं। बताइए, यहाँ जो पूरा मोहल्ला, सब लोग यहाँ नदारत है, कोई घरों में है अभी लोग? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। जिसके घर में मतलब दूसरा पैटर्न है वो लोग हैं, और जो जिसका फर्स्ट फ्लोर है वो नहीं है अभी। वो नहीं है। तो आप लोग कैसे दूध, सब्जी, पानी, दवा, कोई बीमार हो जा रहा तो कैसे कर रहे हैं? जाकर लाना पड़ता है, क्या किया जाए। नाव का एक सारा, और कोई सुविधा नहीं मिली सरकारी, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। कोई सुविधा नहीं मिली। तो यहाँ आप सिर्फ इसलिए हैं कि आपका सामान चोरी ना हो? जी जी जी, हम लोग बुनकर समाज से जुड़े हैं सर। हमारा एक पैटर्न डूब चुका है, पूरी मशीन खराब हो चुकी है। नीचे पावर लूम है? नीचे हम लोगों के पावर लूम है। तो देखिए प्रशांत, नीचे पावर लूम है, सब कुछ डूब चुका है। अब जो साहनी है ये हमको काफी देर से नाव से दिखा भी रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। ये बैठिए, कैसे कैसे यहाँ लोग काम कर रहे हैं ये बताइए साहनी साहब। कैसे तो आ रहे नाव से छोड़ रहे हैं हम। अब तक कितने लोगों को आपने बाहर निकाला होगा? अब तक में हम लोग 250-300 लोग को तो बाहर निकाल ही दिए होंगे। तो और पीछे की तरफ ले चलिए, दिखाइए क्या यहाँ तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर बाढ़ में बारिश की जो आफत है वो कैसे लोगों को मजबूर कर रही है। और अगर ये इलाका है, आप देखें प्रशांत, तो अनुज भी है, अनुज से भी हम बात करेंगे कि आखिर कैसे जो यहाँ की तस्वीरें हैं कैसे चले। अनुज, कैसे यहाँ लोग रह रहे हैं? देखिए, बाढ़ तो अभी कल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ की स्थिति है, हम लोग वरुणा से अंदर आते हैं। ये जो वरुणा से काफ़ी अंदर है, इसलिए लोगों को ज़्यादा समस्या होना पड़ रहा है। जो बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंच रही है वो बाहरी पहुंच रही है और वो लोग वहां से निकल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जमीनी स्तर से दौरा किए, जमीनी स्तर से जब दौरा किए तो सारे विधायक, सारे मंत्री उस समय जुट गए राहत सामग्री बांटने के लिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री चले गए तो कहीं ना कहीं वो चीज अभी भी हम देख रहे हैं, लोग पानी डिब्बा लेके जा रहे हैं, गैस सिलेंडर लेके आ रहे हैं। तो कैसे रह रहे हैं? जिंदगी बहुत ही कठिन हो गई है। बिल्कुल, खाने को नहीं है और खाने के लिए इनको नाव का सहारा लेना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है रोड पे। फिर वो सुबह जाते हैं, फिर शाम को इकट्ठे सारे सामान इकट्ठा करते हैं, फिर वो वापस घर पे आते हैं। बहुत जिंदगी दुश्वार हो चुकी है यहाँ पर। जी, कितने इलाकों में यहाँ बाढ़ होगी? यहाँ पे हम आपको बता दें तकरीबन 60 गांव हैं, तकरीबन 60 गांव, और यहाँ के 5000 घरें हैं जो बाढ़ से देखिए 60 गांव, 5000 घर। और ये तस्वीरें आपको जो देख रहे हैं प्रशांत, टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 इंडिया पर जो लोग देख रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए, देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे के पूरे मकान, पावर लूम, मशीनें, सब कुछ डूब चुका है। घर पर अगर कोई है तो घर की सुरक्षा के लिए अपने वतन की मोह में यहाँ लोग पड़े हुए हैं प्रशांत। तो ये तस्वीरें अगर आप देखें तो ये देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दौरा किया था। और ये तस्वीरें देखकर ये जरूर कहा जाएगा कि अभी भी यहाँ बहुत कुछ करने को बाकी है। और ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहायता यहाँ पहुंच सके और लोगों की मदद हो सके प्रशांत। और यही हमारा मकसद भी है। वरुणा नदी, प्राकृतिक आपदा, वाराणसी के आसपास के कई गांव डूब चुके हैं और ऐसे में इन तक मदद पहुंच सके और जिन्हें मदद की जरूरत है उनके लिए हम माध्यम बन सकें, यही हमारी कोशिश भी। बाढ़ की वजह से डूबे इलाकों में उन लोगों की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिन्हें बाढ़ के साथ साथ बीमारी ने भी अपनी कैद में ले लिया है। पानी की वजह से अस्पताल में भी नहीं जाया जा सकता और इसके बाद बचाव दल की टीमें उन्हें घरों पर पहुंच रही है। नाव की मदद से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। कहते हैं जल और अग्नि में किसी का जोर नहीं चलता, जिसकी तस्वीरें हम
खुद देख रहे हैं, न्यूज़ 18 की टीम वरुणा नदी के बीचों बीच है। पूरा का पूरा इलाका डूबा हुआ है और आप हमारे पीछे देखिए, ये पूरा का पूरा पानी है, सब कुछ यहाँ डूबा हुआ। और देखिए रेस्क्यू, एक तरीके से कहा जाए तो रेस्क्यू करते हैं नगर निगम के लोग जो यहाँ नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं। अब इनकी तबीयत खराब, अब देखिए कैसे सीढ़ी के जरिए एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर आए, दूसरे घर पर आए, अब इनको पकड़ कर यहाँ से कैसे निकाला जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप बीमार हो गए और आप मुसीबत में हैं, जल के बीच में फंस गए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, जहां हम खड़े हैं एक मंजिल के ऊपर खड़े हैं, यानी ये नीचे 10 से 20 फुट पानी है, उनको कैसे ले जाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे उनको मदद की जाती है, कैसे जो पूरी कोशिश की जाती है लोगों की तरफ से, यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनसे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे वो कोशिश करते हैं, कैसे वो जो है यहाँ रहते हैं। हम खुद यह एक दीवार पर खड़े हैं और ये दीवार पूरी की पूरी डूबी, अगर आप देखें तो पूरा एक मंजिल डूबा हुआ और इस दीवार पर हम खड़े हुए हैं। इसके आगे आप नहीं जा सकते, पूरा बरुणा नदी है जो जिसने रौद्र रूप पूरा धारण कर लिया। अगर इसके आगे अगर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही रिस्क होगा, खतरा होगा, पूरा का पूरा डूबा है। और देखिए कैसे उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और कल से इनकी तबीयत खराब है, यहाँ नाव नहीं आ पाई थी, अब वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। उनको एक तरीके से कहा जाए रेस्क्यू ही कहा जाएगा इसे, कि उनको कैसे घर से निकाल कर लाया गया है। और बहुत ही तबीयत खराब है, उनकी उम्र भी है, तो कितने आराम से वो यहाँ आ रहे हैं। उनके घर के लोग हैं, छतों पर खड़े हैं, वो कितना परेशान, उनके चेहरे को देखकर उनकी मायूसी, उनकी दुख, उनके दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है तो बाढ़ में फंसे लोगों ने भी बचाव दल की टीम का शुक्रिया अदा किया है। आपको बीमार हो गए हैं? बहुत ज्यादा पेट में दर्द है, लैट्रिन हो रहा है। तो रात से परेशान है आप? कल दिन में, कल दोपहर को। यहाँ नाव नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही, कोई नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई चीज का जुगाड़ नहीं है। तो देखिए परेशान है। अब यहाँ से इनको डॉक्टर के यहाँ ले जाया जा रहा है, चिकित्सक के यहाँ ले जाया जा रहा है। और सीढ़ी के जरिए देखिए कैसे लोग आते हैं। जिंदगी बहुत ही मुश्किलात में फंस गई है क्योंकि पानी ने अपना रूप, रौद्र रूप धारण कर लिया है। लिहाजा अब ऊपर वाला इनकी मदद करे, प्रशासन इनकी सहायता करे। जो यहाँ टीमें लगी हैं, बोट चलाने वाले, जो नाव चलाने वाले हैं, वो कम से कम इस वक्त इनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जो नगर निगम या जो दूसरे लोग लगे हैं, स्थानीय लोग लगे हैं, वो इनकी सेवा कर रहे हैं। कितनी बीमारी हालत में ये देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, वरुणा नदी, वाराणसी। और हमारी भी यही कोशिश कि हम माध्यम बन सके और जिन तक के जरूरी है उन तक मदद पहुंच सके। बचाव दल की टीमों ने भी बताया कि जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान भी बांटा जा रहा है। नक्की घाट पे लोग परेशान थे, बीमार थे, एनडीआरएफ की टीम भी आई, अब उनको लेकर यहाँ से जा रही है। इनके पास राहत सामग्री भी है, वो भी क्या किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग रोटरी क्लब की ओर से राहत सामग्री सबको बांट रहे हैं और जो भी लोग मुसीबत में हैं उनको जो सहयोग कर सकते हैं वो एनडीआरएफ के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सर कुछ बताइए कि किस तरह से काम कर रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या किस तरह से काम कर रहे हैं? यहाँ पर हमारा वरुणा एरिया में एनडीआरएफ की बोट्स डिप्लॉय हैं, प्लस प्रशासन के द्वारा जो कंट्री मेड बोट है वो हर जगह पर लगा दी गई हैं। जहाँ जहाँ नीडी है, कॉल आती है, उनको हम इवैक्यूएट भी करते हैं। प्लस प्रशासन और जो बाकी स्वयंसेवी संस्थान हैं उनकी सहायता से हम लोग रिलीफ मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। आप इनको ले जा रहे हो, बहुत देर से परेशान थे हम लोग, देख रहे थे। ठीक, जैसे हमें कॉल आता है तो जो भी डिस्ट्रेस कॉल है, कंट्रोल रूम नंबर हमारे दिए गए हैं, बाकी यहाँ लोकल प्रशासन के नंबर शेयर किए गए हैं। कॉल आने पर उनको इवैक्यूएट कर दिया जाता है। अभी हम यहाँ से इनको निकालकर ब्रिज के पास में जो नियर बाई रोड कनेक्टिविटी होगी वहाँ पर हम इनको ड्रॉप कर देंगे और आगे इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए एनडीआरएफ के ये दिनेश कुमार साहब थे जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हमारी टीमें काम कर रही हैं, हम इनको बचा रहे हैं और राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। जो दूसरी बोट है एनडीआरएफ की, इस पर आप देख सकते हैं कि राहत सामग्री है, जिनको जो नीडी हैं उनको दिया जा रहा है। अब हम यहाँ से उनको निकाले गए थे हमारी नाव से और अब एनडीआरएफ ने बाकायदा उनको टेक ओवर किया है और अब यहाँ से उनको बाहर ले जा रहे हैं और बाहर ले जाके उनको अब डॉक्टर के यहाँ पहुँचाएंगे। जो रोड कनेक्टिविटी होगी वहाँ ले जाएंगे और राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर आप कोई चीज खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए जियो मार्ट और स्मार्ट सुपर स्टोर से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि